संजय जी, आपने मंजूरी मिल गई है क्या? अडानी या अंबानी का नाम जरूर लिया, लेकिन आपने ईडी सीबीआई का नाम अब तक नहीं लिया है। जबकि ईडी के छापे जब पड़ रहे हैं, वहां से दीवारों के अंदर से नोट निकल रहे हैं। वो अनुव्रत मंडल जी किस लिए आए हैं इधर, पता है आपको? अनुव्रत मंडल को घर से पैसा मिला है? नहीं अच्छा, नहीं, पूजा सिंगल का वो घर पूजा सिंगल वो का किस घर लिए से आए हैं मैं 74 बताए, करोड़ मैंने रुपए ये नहीं बोला उनके घर से पैसे मिले। कई लोगों के, कई नेताओं के घर से मिले भी है वहां पे, लेकिन वो तो आपको पता है। नहीं, वो आप बोलते तो थोड़ा पूजा- डाइजेस्ट होता भी है, इनकी हम क्लास भी लेते। आप कहीं और ही चल रहे हैं। आज पूजा सिंगल का घर से 174 करोड़ रुपया बरामद हुआ था। पूजा सिंगल कौन सा फेडरल एजेंसी बोल के एजेंसी चलाता, अमित शाह जी को खास आदमी है। पीयूष जैन का घर से 277 करोड़ रुपया मिला। जितने भी गया है जो छापे पड़े आप थे बोले कुछ ना, दिन आप पहले बोले। दीवार से निकल रहे थे, और दूसरे बाकी नंबर जगह की से बात निकल है, रहे जो थे, वो भारतीय कौन जनता थे? पार्टी में चला जाता है। सुनिए, एक आदमी को घर में ईडी छापा मारने के लिए फोन किया है। वो बोल रहा भाई साहब हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। बोले सॉरी सॉरी सॉरी, ये रॉन्ग नंबर है। नहीं, रॉन्ग इसीलिए तो नंबर बोल आपने के फोन वॉशिंग मशीन लगा के रखे, वो समझ में आता है हमको, वो एक अच्छा व्यंग है। शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं किया है, हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्टाचार नहीं किया है। आप मान लो येदियुरप्पा का डायरी से 1800 करोड़ रुपए दिल्ली में देख के लेके गया, तो वो मिला नहीं है। नहीं मिला है क्या? यूपी में बहाली के परीक्षा अनमोल जी, में आपको पेपर लीक आपकी होगा तो आपकी उसका आपकी CD बात का जवाब अनमोल जी से लेते हैं। अनमोल जी, आप सेलेक्टिव हो, ये बोल रहे हैं वॉशिंग मशीन लगा के रखी इन्होंने। एक कपड़ा डाल रही है ममता जी, फिर दूसरा निकाल रही है, एक काला दूसरा सफेद निकलता है। काला डाला ये सफेद निकाला। जादूगर है ना, अनमोल ये जी, जादूगर हैं। अनमोल जी, ये अनमोल दंगा जी कराने जवाब की दीजिए जादू है जरा। इनके पास। वही जादू से सफेद से काला, काला से सफेद कर रहे हैं, पैसे को भी करते हैं। तो उसका हेमंत एग्जाम्पल बिश्व दे शर्मा रहे को हैं। जेल में भेजिए। हेमंत बिश्व शर्मा को जेल में भेजिए, नहीं, शुभेंदु अधिकारी को जेल में अब ममता बनर्जी तो जवाब जेल ले हुई लेते हैं है, ना संजय जी, जवाब ले लेते जो हैं, इंसान के जीवन से खेलती जवाब है ले वो। लेते हैं। हाँ जी, अनमोल जी। बिना प्रूफ के आप उंगली दिखा रहे हो। किस आधार पे बोल रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा सम्माननीय मुख्यमंत्री हैं? नारदा में वो रोज वैली या चीट फंड का पैसा नहीं लिया था, उसको भ्रष्टाचार नहीं श्रीमान बोला जब था। उंगली दिखाते हैं ना, 3 उंगलियां खुद पे उठती हैं। आपकी मुख्यमंत्री दंगा कराती हैं, जादूगर हैं, उजले से काला, काले से उजला करती हैं, प्रवोक करती हैं, लोगों का हक मार के रखती हैं। घनश्याम जी, बात निकली थी रामनवमी पे, आ गई भ्रष्टाचार पे। राजनीतिक हो जाता है, कोई भी इशू जो होता है ना, बड़ा राजनीतिक हो जाता है। और मुझे तो लगता है 2024 आते आते पता नहीं कौन कौन सी चीजें क्या क्या ऐसा मिक्स हो जाएगा कि वो हल्दीराम का मिक्स फेल हो जाएगा सब। घनश्याम जी, अरे सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा, इनकी मुख्यमंत्री ना जादू करती हैं। एक दिन में पैर ठीक, दूसरे दिन में दंगा करा दिया, तीसरे दिन में चोट लगी तो पैर में प्लास्टर लग जाता है, चौथे दिन में काला से उजला डालो, उजला से काला निकालो। और इन्हीं हमारे भतीजा जी पैसा लूट के ले जाते हैं। और उस जादूगर टीम के सारे लोग सदस्य हैं कि बंगाल की जनता को जो त्राहिमाम ये कर रहे हैं ना, ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। तो ये जो दृश्य दिख रहे हैं वो आप भी रह नहीं पाएंगे, उसमें तो साफ साफ लिख रहे हैं बीजेपी वो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वही बाकी और भी लोग बोल रहे हैं। अनमोल जी, अनमोल जी कहाँ? ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही लोग बोल रहे हैं, बाकी विपक्ष के और भी लोग बोल रहे हैं। और हमने ये देखा कि लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही है, अभी भ्रष्टाचारी के खिलाफ अभियान चल रहा है। तो कांग्रेस में खड़गे साहब तो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बाहर भगाओ अभियान चल रहा है, वो तो ऐसा बोल रहे हैं। अनमोल जी, अदानी भ्रष्टाचार नहीं किया। अच्छा, क्या बोल रहे हैं संजय जी? थोड़ा जोर फिर बताएं, मैंने सुन नहीं पाया, माफी चाहूंगा। संजय जी ने संजय जी नहीं है। संजय जी, आपने क्या किया है? संजय जी कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मतलब कोई भी सवाल कोई भी हो, अपने को जवाब वही देना जो अपन ने याद करके आए हैं। क्या गजब एग्जाम चल रहा है। एग्जाम कोई भी हो, अपने को लिख के वही आना, पूरा पेपर भर के आना, और जो हमने याद किया वही लिखना है। घनश्याम जी, एक मिनट, आज हमारे साथ अनुपम जी भी आ गए हैं। घनश्याम जी पूरा कीजिए, मैं आपसे सवाल किया था। संजय जी से एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि वो ये बताएं कि आज रामनवमी के दिन ममता बनर्जी का धरने पर बैठना क्या वो उचित समझते हैं? क्या इस दिन को टाला नहीं जा सकता था? हाँ। क्या आज ही का दिन एक बचा था कि आज ही धरना करना था? ऐसा कौन हक उड़ा के ले जा रहे हैं?
एक साल से मान लीजिए आपको लग रहा है कि जीएसटी कंपनसेशन हक मिल नहीं रहा, तो 2 दिन और रुक जाते। भाई 2 दिन में कौन से आसमान की वो धीरे आकाश गिर जाता है धरती पे। धीरे राजनीति स्पष्ट हो रही है कि आपको 80% लोगों को भी साथ रखना पड़ेगा। आप 80% को नाराज कर करके राजनीति में बहुत दूर तक नहीं जा सकते। और अब 2024 में नेशनल इलेक्शन आना है, वहां शायद सिर्फ पश्चिम बंगाल का इशू काम नहीं आएगा, तब आपको राष्ट्रीय स्तर पे क्या इश्यूज हैं, क्या फंक्शंस चल रहे हैं, क्या योजना, उन्हीं को आगे लेके चलना पड़ेगा। ये ममता बनर्जी ने खुद को राष्ट्रीय नेता के चेहरे से हटाकर सिर्फ पश्चिम बंगाल का नेता सिद्ध किया ये धरना देके, कि उनको देश भर की भावना से कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनको लगा कि इससे राजनीतिक फायदा मिलेगा पश्चिम बंगाल में, तो उन्होंने धरना कर लिया इसका। जबकि अकेले चल रही है इस समय, कांग्रेस के साथ में बहुत ज्यादा नजदीकियां भी नहीं दिखा रही है तृणमूल कांग्रेस, लेकिन अकेले चलने के बावजूद भी सपोर्ट तो लेना पड़ेगा ना आपको संजय जी। सपोर्ट तो आपको कांग्रेस से और बाकियों से भी लेना पड़ेगा। अकेले भी चल रहे और लोकलाइज, एक्स्ट्रा लोकलाइज, इतना लोकलाइज हो गए कि फिर क्या, फिर नेशनल फलक की राजनीति तो फिर भूल जाइए आप। पहले देता, हम लोग लास्ट विधानसभा में 48% वोट मिला था, उसमें 23% मुस्लिम वोट और 25% हिंदुओं का वोट भी मिला मेरे को, 48% मिला। उसको समीकरण बता दे रहा। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़े कैसे ये मतलब वॉशिंग पाउडर, बीजेपी वॉशिंग पाउडर। प्रताप सरनायक महाराष्ट्र के थे, शिवसेना का विधायक थे, 175 करोड़ को घोटाला मामला में इसको ईडी ने समन भेजा था। कहाँ गया इसका, कहाँ ईडी अब इसको जांच कर रहा है। जामिनी जादव फॉरेन, मतलब जो फॉरेन करेंसी मामला में इसको भी ईडी जांच कर रहा है, तो ये भी बंद हो गया है। नहीं बंद हो गया, आपको पक्का पता है? आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं आप बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा, कोई भरोसा नहीं है, ध्यान रखिएगा उस चीज का। आप क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, हम तो बोल रहे हैं। तो भाई प्रताप सरनायक का घटना क्या था? प्रताप महाराष्ट्र का शिवसेना का विधायक था। 8 जून 2000 पूरी दुनिया की बात कर ली आपने, पूरे स्टेट की बात कर ली, लेकिन रामनवमी पे जुलूस के मामले पर मेन मुद्दे से इधर उधर हो रहे हैं, पॉइंट पे नहीं आ रहे, इधर उधर सब जगह जा रहे हैं आप। हम आप तो और भी बोल रहे हैं, हक का जो लड़ाई होता है वो दुर्गा पूजा देखने जाता है, काली पूजा ने जो भूखा प्यासा रहता है, जो अपना अधिकार का लड़ाई करता है, तब उसको क्या दुर्गा पूजा देखना चाहिए ना? अधिकार का लड़ाई लड़ना चाहिए। 2 वक्त का रोटी चाहिए। हम तो 2 वक्त का रोटी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम तो अदानी अंबानी के लिए लड़ाई नहीं कर रहे। दुर्गा पूजा, हम तो पूंजीवादियों में जाने जा रहे हैं। दुर्गा पूजा तो मनाया जाता ना फिर भी। हाँ, लेकिन हक लड़ाई के दिन कोई दिन देखा नहीं जाता। रहेगा, ये धर्म है इस देश में जिसने लोगों को जोड़ रखा है और आर्थिक तंत्र को भी चलाता रहता है। आपको तो पता है पूजा पंडालों से कितनी बड़ी इकोनॉमी चलती है। आने दीजिए, चलने दीजिए ये सारे त्योहार, उसी बहाने लोग मिलते हैं। एक बार अन्ना हजारे जी जब दिल्ली में बैठे थे अनशन में, तो उस समय क्या था आप बताइए? आप देख के बताइए। कुछ दिन भी क्या प्रोग्राम किया है, रामनवमी भी किया है, सब कुछ भी क्या दिल्ली में बैठा। तो वो सवाल, अन्ना हजारे मुख्यमंत्री थोड़ी थे, अन्ना हजारे एक समाज सेवक थे या है अभी भी? समाज सेवक अभी भी है वो समाज सेवक, उस समय भी थे वही थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं थे। भाई कोई इंडिविजुअल कोई काम करे अलग बात है, संवैधानिक पद पर जो बैठा हुआ है वो काम कर रहा है, इसका मतलब कोई मैसेजिंग चल रही है ना, कोई खास मैसेज देना चाहते हैं, इसका मतलब ये है ना। आप समझिए इस चीज को कि मैसेज कौन दे रहा है। मैं कोई काम करूं वो अंतर होगा, ममता जी कोई काम करे उसमें बड़ा अंतर होगा। नहीं, रामदेव बाबा क्यों बैठा था दिल्ली में प्रगति मैदान? उसको भी तो बैठना नहीं चाहिए था। पर रामदेव तो 30 लीटर 40 रुपया करके लीटर पेट्रोल चाहिए। पूरी दुनिया घूम आएंगे, पूरी दुनिया घूम आएंगे। अभी जो बाइडेन तक मामला नहीं पहुंचा, अच्छी बात है। ट्रंप तक मामला नहीं पहुंचा, अच्छी बात है। अनुपम जी बैठ गया 29 रुपया। अनुपम जी आप संजय जी को सुन रहे हैं? अनुपम जी रामनवमी का दिन धरने के लिए चुना उन्होंने और साफ साफ कहा, एक बार मैं पीसीआर से कहूंगा कि एक बार दोबारा वो बाइट चलाएं ताकि दोबारा आप अनुपम जी सुन पाएं उसको। एक बार ममता जी की वही वाली बाइट चलाइएगा और वो क्या बोल रही है एक बार सुनिएगा। साफ साफ बोल रही हैं वो कि रमजान चल रहा है, जरा सुनिए उस बात को। একজন গুন্ডা বলছেন, টিভিতে রেকর্ড আছে,
রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। किसी भी एक मुस्लिम एरिया में हमला नहीं करेंगे, या करना है उत्तेजित नहीं होना है। अब वो क्या रामनवमी का जुलूस हमला करने के लिए निकाला जा रहा है? अनुपम जी। हाँ भूपेंद्र जी। जी मेरी संजय जी मेरी से बैठे, ज्वाइन संजय किया जी आप को ही लोगों को बताइएगा, मैंने। संजय जी से फिर लेंगे आपकी बात। जी देखें ममता बंगला में क्या कह रही थी, अब बंगला तो मुझे समझ में आती नहीं, लेकिन अगर ममता क्या कह रही थी इसको जानने के लिए मुझे उनको सुनने की जरूरत ही नहीं। ममता क्या कहती है, कब कहती है, क्यों कहती है, इसके लिए बंगला आने की जरूरत नहीं है, इसके लिए उनको सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। वो रमजान का जिक्र कर देती है, वो भूल जाती है कि हिंदू भी 9 दिन से नवरात्र में व्रत रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल रमजान पे ही रोजा रखा जा रहा है। और कभी उन्होंने क्या मुहर्रम के जुलूस को वार्निंग दिया कि यहाँ जाना और वहां नहीं जाना? कभी दिया क्या? और उसके बाद भी आप देखते हैं हावड़ा में राम शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी हो जाती है और वायलेंस हो जाता है। ठीक है, जहांगीरपुरी में अरे संजय साहब सुने, आप लोग बोलने दें। वेस्ट बंगाल में नहीं रह रहा हूं ना कि मेरे मुंह पे टेप लगा देंगे आप। उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो अभी आप मुझे बोलने से ना रोके प्लीज। जब पश्चिम बंगाल में रहने लगूं या आपकी सरकार यहां तक आ जाए फिर मेरे मुंह पे टेप लगाइएगा। तो मैं कहना मतलब है जहांगीरपुरी में पुलिस निकलने नहीं देती है कि साहब पिछले साल वहां बमबाजी हो गई थी। संभाजी नगर में आज महाराष्ट्र में आपने देखा है कि राम मंदिर पे बम से हमला कर दिया, शोभा यात्रा पे हमला कर दिया, हावड़ा में कर दिया। आपने कभी मुहर्रम के जुलूस पे हमला देखा क्या? आप मुझे बताएं। ऐसा क्यों होता है कि हमेशा अमरनाथ यात्रा को ही सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है? ऐसा क्यों होता है कि हमेशा रामनवमी के जुलूस को ही पे ही हमला होता है? तो एक ठीक है, आप लोग एक बहुत 2 तरह के लोग हैं, एक 3 तरह है। जैसे एक तो भाई आप वो है जो आप अपने पॉलिटिकल मजबूरियों के चलते इस तरह की बातें कर रहे हैं, राजनीतिक मजबूरियों के चलते वेस्ट बंगाल को आपने जो बना दिया आप जानते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं पॉलिटिकल करेक्शन ऐसा कह देंगे तो सब हमको तो एकदम इन लोग जो हिंदू जिहादी घोषित कर देंगे, तो फिर मैं अपने सर्किल में मूव कैसे करूंगा, मैं अपनी सोसाइटी में मुंह कैसे दिखाऊंगा? तो एक ठीक है, जितने दिन ये सब ड्रामा कर लीजिए। और संजय जी बोल रहे हैं कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सेंटर हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है, तो हम कोई भी दिन चुन सकते हैं। अच्छा सेंटर था तो उसको भी बता दो भूपेंद्र जी, जिस बात पे धरना दे रही हैं ममता जी, मेरे पास आंकड़े हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ ऑफिशियल आंकड़े। 4.4 बंगाल इंडिया के टैक्स कलेक्शन में 4.4% कंट्रीब्यूट करता है और बदले में उसको 7.5% मिलता है। बंगाल ये इनकी वो है। और देखें ममता बनर्जी तो वामपंथियों के विरोध में राजनीति करनी इन्होंने शुरू की थी, वामपंथियों का विरोध करके आई थी और देखते ही लेफ्ट से ज्यादा लेफ्ट हो गई, वामपंथियों से ज्यादा वामपंथ हो गया। बाजा बजा के रख दिया पहले 30 साल में वामपंथियों ने, और जो बचा कुचा था वो कभी मुझे लगता है भूपेंद्र जी बंगाल का भी क्या दुर्भाग्य है। आप देखें अभी से नहीं, जमाने से आप देखें, मतलब अंग्रेजों के जमाने से देखें, पार्टीशन ऑफ बंगाल देखें, जब मुल्क का पार्टीशन होता है तब देखें, बंगाल के राइट्स देखें आप, और बंगाल का फेमीन देखें, बंगाल में जिस तरह अकाल आया और जिस तरह चर्चिल ने इनको भूखे मरने के लिए छोड़ दिया वो देखें। उसके बाद भी बंगाल में अंग्रेजी और अंग्रेजों को लेकर चर्चिल को लेकर जो फैसिनेशन है वो देखें। मतलब जिस चर्चिल ने इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया और उसके बाद किस तरह ये वामपंथियों के जाल में गिरते चले गए। 3 दशक तक उन्होंने इसको कहीं का नहीं छोड़ा।
और बचा कुछ आपको लग रहा है ये केवल और केवल 100% 2024 के पहले का मामला है, इसीलिए ये वाला दो दिन धरना था कल और आज? भूपेंद्र भाई 2024 क्या चीज है? दुर्भाग्य से 5 साल चुनाव ही तो चलता रहता है, कभी लोकसभा आता है, कभी विधानसभा आता है, कभी निकाय संजय जी से बात, हाँ संजय जी से ले लेते हैं जरा। संजय जी, कोई ना कोई पॉइंट आता है। संजय जी, अनुपम जी बोल रहे हैं कि आप तो लेफ्ट से ही बढ़कर लेफ्ट बन गए हैं। नहीं, असली बात क्या है ना, यूपी को तो पूरा खत्म कर दिए हैं। वहां पर क्या होता है, किडनैपिंग इंडस्ट्रीज सबसे बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं वहां पर, और दूसरे नंबर सांडिल इंडस्ट्रियल स्टेट में कोई फैक्ट्री नहीं है, ना कानपुर में कोई फैक्ट्री है। गाजियाबाद में जो फैक्ट्री है वहां पर दादागिरी चलते रहता है। एक इंडस्ट्रीज है जो हिंदुस्तान में लीड करता है, ऐसे इंडस्ट्रीज का नाम ये बता दे। अच्छा ये बता दीजिए एडुकेशन के मामले में यूपी कहां पर है आज के तारीख में? यूपी के आदमी बॉम्बे में, गुजरात में, बंगाल में काम करने के लिए आते हैं, ये बड़े बड़े भाषण देते हैं यहाँ बैठ के, बड़े बड़े भाषण देते हैं यहाँ पर बैठ के।